वेलकम डियर स्टूडेंट। तो वन डे वन चैप्टर की सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो यहाँ हमारा पहला एमसीक्यू बनता है कि जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन हुआ था वो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर, ये नाम याद रख लीजिएगा, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। ठीक, ईयर भी याद कर लीजिएगा 1972। अब उन्होंने जिस एंटीबायोटिक जीन का प्लाज्मिड से निकाला था, वो एंटीबायोटिक जीन जिस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से निकला था उसका नाम था सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो इस बैक्टीरिया का नाम याद रख लीजिएगा, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी में आता है कि बायोटेक्नोलॉजी के जो टूल्स होते हैं, ठीक, टूल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट कि न्यूक्लियस नाम के एंजाइम्स होते हैं, और इस न्यूक्लियस में दो कैटेगरी के एंजाइम्स होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस जो कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को एंड से रिमूव करता है, तो बायोटेक में इसका यूज़ नहीं होता है। जिस न्यूक्लियस का यूज़ होता है जो कि स्पेसिफिक पोजीशन से डीएनए को कट करते हैं वो होते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या इन्हीं को दूसरा नाम दिया जाता है मॉलिकुलर सीजर्स, या इन्हीं का नाम होता है केमिकल नाइफ, या इन्हीं को बोलते हैं केमिकल स्केपल्स, किसी भी नाम से सवाल आ सकता है। ठीक, अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं इन पर सबसे पहला एकदम क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिएगा कि इन पे क्वेश्चन आएगा कि ये कट करते हैं डीएनए को एट स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक पोजीशन से डीएनए को कट करते हैं। ठीक, अब इसमें एक एग्जांपल बहुत बार पूछा गया है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड सवाल है कि इकोआर फर्स्ट नाम का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि स्पेशल सीक्वेंस को कट करता है जिसका नाम होता है इस तरह से गाट टीसी, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बना दीजिए, और ये इस तरीके से इन स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करता है। इसके बाद याद कर लीजिए कि जो फर्स्ट डिस्कवर्ड आरी था, पहला डिस्कवर्ड, उसका नाम था हिंड सेकेंड, जिसका सोर्स हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, और ये बेसिकली कट करता है स्पेसिफिक 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की जगह पर। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं इन पर पीएनएस, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, माने ये वो स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहां पर ये कट करते हैं, और ये पीएनएस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन पढ़ने पे सेम होते हैं। जैसे आप याद कर सकते हैं कि एंड मैडम डीएनए, अगर आप इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड पढ़ेंगे तो आप इसी तरीके से पढ़ेंगे, तो इन सीक्वेंसेस को ये रिकॉग्नाइज करता है। इसके बाद इन आरी का स्पेसिफिक नेमिंग आता है। ये नेमिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इन्होंने इस तरीके से दिखाया कि इकोआर फर्स्ट, तो इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, कि किस बैक्टीरिया के जीनस से उसको आइसोलेट किया गया है। तो जैसे ई का मतलब इस्चरिचिया हो गया, ये सीओ का मतलब कोलाई, ये वो जीनस के बाद स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है सीओ, और ये आर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है कि किस स्ट्रेन का वो बैक्टीरिया है, और रोमन नंबर में लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बताता है कि किस नंबर से उस बैक्टीरिया में किस नंबर से इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया है। जैसे मान लीजिए कि कल को कभी इकोआर 5 लिखा है तो इस्चरिचिया कोलाई के आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से नंबर 5 का ये एंजाइम आइसोलेट हुआ है। इसके बाद आप इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे ये डीएनए है, अब इस डीएनए में हमको ये छोटा सा पार्ट यूज करना है आगे के लिए, तो इस छोटे से पार्ट को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये लीजिए, ये कट करके निकाल लिया। ठीक, तो ये वो जीन है जिसे बेसिकली हम लोग एलियन डीएनए कहते हैं, या जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, या फॉरेन डीएनए बोलते हैं, या टारगेट डीएनए बोलते हैं, किसी भी नाम से सवाल आ सकता है। राइट, अब इसके बाद इसको पर्टिकुलर किसी वेक्टर जैसे प्लाज्मिड के साथ में
मर्ज कर दिया जाता है। तो प्लाज्मिड आप लोग जान रहे हैं क्या होता है। प्लाज्मिड बेसिकली बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल की क्रोमोसोम के अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग पोर्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये वेक्टर की तरह यूज होता है। वेक्टर मतलब जो इन फॉरेन डीएनए को कैरी कर रहा है। हाँ, वेक्टर में आप और नाम याद कर सकते हो, जैसे वेक्टर में प्लाज्मिड यूज होते हैं, प्लाज्मिड के अलावा बैक्टीरियोफेज यूज होते हैं। इसके अलावा अगर आपका टारगेट डीएनए ज़्यादा लेंथ का है, ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स का है, तो बड़े वेक्टर के रूप में बैक और यैक का यूज होता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन दी हुई है कि एनिमल के केस में जो कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स हैं वो रेट्रोवायरस होते हैं। तो डायरेक्ट हिट एंड रन वाला सवाल कि एनिमल के केस में डायरेक्टली यूज होने वाला वेक्टर रेट्रोवायरस, और प्लांट के केस में कॉमनली यूज होने वाला वेक्टर बेसिकली टीडीएनए है, जो कि एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है जिसका नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। और ये बैक्टीरिया की खासियत है कि ये बैक्टीरिया बेसिकली डाइकॉट प्लांट, मतलब इस बैक्टीरिया के पास में एक टीआई प्लाज्मिड होता है, माने ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, कि जो डाइकॉट प्लांट में कैंसरस ग्रोथ कराता है, जिसको क्राउन गॉल डिजीज बोलते हैं। तो इसी टीआई प्लाज्मिड में से कैंसरस पार्ट वाले जीन को रिमूव करके जो पार्ट बचता है वो टीडीएनए कहलाता है, जिसको यूज होता है किसके तरीके से, एक वेक्टर की तरीके से प्लांट के लिए। इसके बाद इस चैप्टर पे आप आएंगे तो आपको अच्छे एमसीक्यू में और चीज़ें मिलेंगी, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि जैसे ये डीएनए जो होता है, इस डीएनए को आरी ने कट किया, तो जहाँ जहाँ आरी को अपने सीक्वेंस दिखाई दिए उसने उस जगह से डीएनए को कट कर दिया। तो डीएनए के ये डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट बन गए। इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं आरएफएलपी, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब इन्हीं लेंथ वाले सेगमेंट्स को अकॉर्डिंग टू साइज सेपरेट करने की प्रोसेस को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या यूज होता है कि ये आपका एगैरोस जेल होता है। इसके अंदर एगैरोस के बारे में एनसीईआरटी ने एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये नेचुरल पॉलीमर है, किसका, सीवीड का। और इस एगैरोस में एक एंड पॉजिटिव होता है, एक एंड निगेटिव होता है, राइट। और क्या होता है कि डीएनए हमारा निगेटिवली चार्ज होता है, तो अब डीएनए मूव करता है पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ। तो जो डीएनए जितना छोटा होगा वो उतनी जल्दी एनोड पर रीच कर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू साइज इनके सेपरेशन की प्रोसेस को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, अब जब जेल प्लेट पे आप इसका प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो ये चीज़ अब जिसको भी आप जीन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में लेना चाहते हो, ठीक, तो ये आपको नॉर्मल लाइट में विजुलाइज नहीं होते। इसको विजुलाइज करने के लिए आपको पहले इसमें केमिकल डालना पड़ेगा, इथिडियम ब्रोमाइड, और उसके बाद यूवी रेस के एक्सपोजर करोगे तब आपको ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। तो इस केमिकल का नाम याद कर लीजिएगा, इथिडियम ब्रोमाइड। नॉर्मल लाइट में नहीं, यूवी रेज में किस कलर के, ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। अब उसमें से जो आपके काम का है जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको यहाँ से कट आउट कर दोगे, निकाल लोगे, और उनके निकालने की प्रोसेस को नाम देते हैं इल्यूशन। तो यहाँ से पॉइंट याद कर लीजिएगा इल्यूशन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जैसे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बेसिक स्टेप्स हैं, तो मान लीजिए कि आपने पंजाई है, पहले तो आइसोलेशन करोगे। आइसोलेशन के लिए आप किससे आइसोलेट करना चाहते हो, बैक्टीरिया से, फंगस से या प्लांट से। तो सबसे पहले इनके सेल वॉल को डिग्रेड कर दो। बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए लाइसोजाइम, फंगस के लिए काइटिनेज, प्लांट के लिए सेलुलेज। तो अब जो भी चीज़ सेल वॉल को डिग्रेड होने के बाद आई तो इसके अंदर क्या बचा, बड़े पॉलीमर्स बचे, प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक। तो अब उनके करेस्पॉन्डिंग एंजाइम से उसको डिग्रेड कर दीजिए।
ठीक, पॉलीसैकेराइडेज लगा दीजिए, लाइपेज लगा दीजिए, बस सिर्फ याद रखिएगा कि डीएनएज आपको नहीं लगाना है, क्योंकि डीएनए ही आपको आइसोलेट करना है, और अगर डीएनएज लगा दोगे तो डीएनए ब्रेक हो जाएगा। तो अब उस डीएनए को चिल्ड इथेनॉल के साथ ऐड करके प्रेसिपिटेट आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे चिल्ड इथेनॉल का नाम याद रखिएगा, इन एंजाइम्स के नाम याद रखिएगा। अब देखिए, अब डीएनए को सपोज करिए कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें दिया हुआ है पीसीआर। ठीक, पीसीआर के बारे में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जो कि डीएनए एम्प्लीफिकेशन में काम आता है, कि डीएनए के अमाउंट को क्या करना हो, इंक्रीज करना हो। इस पीसीआर के 3 स्टेप होते हैं, डीएपी करके याद कर लीजिए, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और पॉलीमराइजेशन। डीनेचुरेशन मतलब हाई टेम्परेचर में डीएनए के दोनों स्टैंड को सेपरेट हो जाएगा, लगभग टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड। एनीलिंग में क्या होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन फिर भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है 72, और इसमें प्राइमर का एडिशन हो जाएगा, बिकॉज नो पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ प्राइमर। अब इसके बाद पॉलीमराइजेशन माने एक्सटेंशन, माने अब इसमें यूज़ होगा डीएनए पॉलीमरेज। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं पीसीआर में वो डीएनए पॉलीमरेज पर आए हैं। क्या क्वेश्चन आए हैं कि क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, ठीक, उस ज़्यादा टेम्परेचर पे ये डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए स्पेशल थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ होता है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। और उस थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज में आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज, इस टैग पॉलीमरेज का सोर्स भी याद कर लीजिएगा, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, जो कि हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, माने थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। तो ये पॉइंट आएगा। अब देखिए, अब आपका मान लीजिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक। अब इसमें दिया हुआ है कि जैसे जीन ट्रांसफर के वेरियस मेथड्स क्या हैं, तो उन वेरियस मेथड्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं उनके नाम डायरेक्ट याद कर लीजिए। कि जैसे अगर बैक्टीरिया में जीन का ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए सिंपल सा हीट शॉक मेथड होता है, हीट शॉक मेथड याद रखिएगा। डीएनए की परमेबिलिटी बढ़ाने के लिए कैल्शियम आयन का यूज़ होता है, बाइवैलेंट कैटायन, ठीक। इसके अलावा इस हीट शॉक मेथड में आइस हीट 42 डिग्री और फॉलोड बाय आइस, ये सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस याद कर लीजिए। इसके अलावा डायरेक्ट याद कर लीजिए कि प्लांट के लिए बायोलिस्टिक्स या जीन गन, बायोलिस्टिक्स या जीन गन, ये क्या मेथड है। इस मेथड में एक बार सवाल पूछा गया है कि जो भी टंगस्टन या गोल्ड है, ठीक, इन मेटल्स पर डीएनए की रैपिंग होती है और हाई वेलोसिटी के साथ बमबारी की जाती है, बमबार्ड किया जाता है, ठीक। तो ये नाम याद रख लीजिएगा प्लांट में। और एनिमल के केस में डायरेक्ट नाम याद कर लीजिएगा कि मेथड का नाम होता है माइक्रो इंजेक्शन, कि डीएनए को डायरेक्ट न्यूक्लियाई ऑफ एनिमल सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये वेरियस मेथड्स हो गए। इसके बाद इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा कठिन सवाल आता है, थोड़ा सा कठिन, वो आता है बेसिकली यहाँ से कि एक नाम दिया हुआ है उन्होंने सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक। तो आप पहली चीज़ तो ये एकदम याद कर लीजिए कि जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, वो एक्ट करते हैं किसकी तरह से, सेलेक्टेबल मार्कर की तरीके से। अब इसमें कुछ नाम एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, उन नामों को आप याद कर लीजिएगा कि जैसे एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो कि एक्ट करते हैं किसकी तरह, सिलेक्टेबल मार्कर की तरह। माने अगर क्वेश्चन आएगा कि इन 4 में से कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर है, तो आपको सिर्फ देखना है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक। अब इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट और कठिन वो होता है क्लोनिंग वेक्टर में PBR 322। पहला सवाल बन गया कि फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, ठीक। अब पी से प्लाज्मिड बोलीवर रोड्रिग्यूज साइंटिस्ट के नाम है, नहीं दिए हैं तो कोई नीड नहीं है, पी से प्लाज्मिड याद रखिएगा, ठीक।
डायग्राम बेस्ड इसका क्वेश्चन आता है इस तरीके से। ये देखिए कि जो PBR322 होता है उसके पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। तो पहला सवाल आ गया, हाउ मेनी सिलेक्टेबल मार्कर्स आर प्रेजेंट इन PBR322? 2। उनका नाम होता है एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। एम्फिसिलिन जीन RE से कट होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट होता है, उनका नाम होता है PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट। टेट्रासाइक्लिन जिस स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट होता है वो सीक्वेंस होते हैं BAM H1 एंड SOL फर्स्ट। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम है ये। इसके अलावा इसमें आप अगर अलग से कर सकते हैं तो एक पॉइंट कर लीजिएगा कि यहाँ पर रोप कोट्स होता है। रोप कोट्स क्या काम करता है? ये वो प्रोटीन बनाता है जो कि रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में हेल्प करती है और इस रीजन को PBU सेकेंड कट करता है। इतना आपको यहाँ पे डीप जाने का नीड नहीं है, ठीक। इसके बाद यहाँ से किस तरीके के सवाल आएंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये PBR322 है और इस PBR322 पे ये एम्फिसिलिन का रीजन है, ये टेट्रासाइक्लिन का रीजन है, ठीक। अब आपने क्या किया, आपको पता है कि ये रीजन किस RE से कट होता है। ये कट होता है PBU फर्स्ट, PST फर्स्ट, ये कट होता है BAM H1 एंड SOL फर्स्ट, ठीक। अब आपने कहा कि मान लीजिए आपने इसमें BAM H1 का यूज किया, ठीक। तो BAM H1 क्या करेगा, इस वाले स्पेसिफिक साइट को कट करेगा, ठीक। अब वहां पर आपने फॉरेन DNA ऐड कर दिया, तो अब आपका ये इस तरीके से एक रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाएगा। ये देखिए इसके पास ये एम्फिसिलिन है और इस टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन की जगह पर ये आपने फॉरेन DNA ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया। तो ये आपका फॉर्मेशन किसका हो गया, RDNA का फॉर्मेशन हो गया। अब इस RDNA को आपने बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया, उस ट्रांसफर करने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा MCQ आता है, देखिए किस तरह से। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि इस RDNA को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हुआ, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। ये बैक्टीरिया नंबर फर्स्ट है, ये बैक्टीरिया नंबर सेकंड है और ये बैक्टीरिया नंबर थर्ड है, ठीक। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटी ये बन सकती हैं कि इस बैक्टीरिया के पास कुछ भी चीज नहीं गई, कुछ भी नहीं गया, जैसा ये था वैसा ही है। तो ऐसा बैक्टीरिया कहलाता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक। अब इन 2 बैक्टीरिया के पास फॉरेन DNA गया, ठीक। उसमें से इस वाले बैक्टीरिया के पास ये वाला चीज चला गया, ये पूरा का पूरा ऐसा ही, माने ये पूरा PBR322 ऐसा ही चला गया। दोनों जीन है इसके पास, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। जबकि इस बैक्टीरिया फर्स्ट के पास जो हम बनाना चाहते हैं उसके पास ये वाली चीज चली गई, ये वाली चीज, ठीक। माने इसके पास ये चला गया, ये इसके पास ये चीज चली गई, ठीक। तो DNA तो इन दोनों में गया, इसके पास नहीं गया, तो ये क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इन दोनों के पास गया तो ये दोनों क्या हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। ये दोनों बैक्टीरिया कैसे हैं, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक। और उस ट्रांसफॉर्मेंट में इस वाले बैक्टीरिया के पास में ये रिकॉम्बिनेंट DNA है, तो इसलिए ये बैक्टीरिया बना रिकॉम्बिनेंट और ये बना नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब इसके बाद आप चेक करिएगा NCERT की लाइन को, आज ही चेक करिएगा, इस जगह को रोक के देखिएगा। पहले क्या देखिएगा कि अब आप हमको बताइए कि अब ये वाला जो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है इसके पास दोनों रेजिस्टेंट जीन हैं, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो इसका मतलब ये वाला बैक्टीरिया एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में ग्रो करेगा और इस बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन का पावर लूज हो गया है, तो ये बैक्टीरिया सिर्फ एम्फिसिलिन में ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। तो NCERT की डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ग्रो इन बोथ एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन मीडियम एंड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ग्रो ओनली एम्फिसिलिन मीडियम, नॉट टेट्रासाइक्लिन मीडियम, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने
जिस वेक्टर के बारे में जानकारी दी है उस वेक्टर का नाम नहीं दिया। ठीक, होता क्या है कि जैसे एक स्पेशल वेक्टर होता है PUC वेक्टर, इसके पास यहाँ पर ये लैग जेड जीन होता है। जेड जीन वही ओपेरॉन मॉडल वाला जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। ठीक, तो अब क्या होता है, अब अगर आप यहाँ पर इसके लैग जेड वाले पोर्शन पर कट करके फॉरेन DNA लगा देंगे ये, तो लैग जेड जीन वाला जो एंजाइम बना रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो नहीं बनेगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो इसी लैग जेड जीन का फॉरेन DNA के इंसर्ट की वजह से इनएक्टिव होना कहलाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये छोटा सा टर्म याद रख लीजिएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट DNA गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमको सिलेक्ट करने के लिए ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड का यूज होता है। देखिए किस तरह से कि यहाँ भी हम 2 केस कर सकते हैं, पहला केस दूसरा केस। ठीक, पहला वो केस कि ये बैक्टीरिया है और इसके पास ये चीज चली गई है जिसके पास में ये लैग जेड जीन वाला था और ये इनएक्टिव हो गया है, ये इनएक्टिव हो गया है। ठीक, तो बताइए ये कैसा बन गया, रिकॉम्बिनेंट। ठीक, और मान लीजिए ये वो बैक्टीरिया है जिसके पास ये कोई भी ऐसी चीज नहीं गई है, पूरा ये चीज गया है, तो ये कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक, माने इसके पास जेड जीन प्रेजेंट है। अगर इसके पास जेड जीन प्रेजेंट है तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा। इसके पास इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, काम का हमारा यही है, तो ये इनएक्टिव हो चुका है, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक, तो अब इन दोनों को अलग करने के लिए क्या बेसिक मेथड होता है कि एक्स जेल नाम का एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक, उस सब्सटेंस में अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी होती है तो वो सब्सटेंस नॉर्मल व्हाइट कलर से ब्लू कलर की कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ब्लू कलर की कॉलोनी बन रही है तो इसका मतलब है कि वो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, वो अपने काम का नहीं है। लेकिन अगर एक्स जेल के साथ में ये रहता है रिकॉम्बिनेंट, तो रिकॉम्बिनेंट क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो यहाँ पर कोई ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं बनेगी, वो वैसी ही रहेंगी जो व्हाइट कलर की हैं। तो आप चेक करिएगा कि जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैं वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करते, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कलर प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आप याद कर लीजिएगा कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल में, उस लार्ज स्केल में प्रोडक्शन के लिए बायोरिएक्टर्स का यूज होता है। बायोरिएक्टर्स में 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड स्पार्ज्ड। और यहाँ पर एक पॉइंट याद कर लीजिएगा कि जो स्टीरर होता है वो ऑक्सीजन मिक्सिंग में हेल्प करता है ताकि सब तरफ ऑक्सीजन मिल सके। लास्ट आता है इसमें डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब कि जब बायोसिंथेटिक फेज कंप्लीट हो गई तो मार्केटिंग के पहले जो चीज़ों का एनालिसिस होता है वो कहलाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसके अंतर्गत प्यूरिफिकेशन आता है, सेपरेशन आता है और प्रिजर्वेशन आता है। स्पेशल प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट पार्ट के। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में। थैंक यू डियर।